Okay students, welcome in the today lesson. आज हम आपको बता रहे हैं जो चार्ज कैरियर हैं उनकी मोबिलिटी क्या होती है। अब चार्ज कैरियर कंडक्टर के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उनकी मोबिलिटी को हम कैसे डिफाइन करते हैं। मोबिलिटी ऑफ द चार्ज कैरियर इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ द चार्ज कैरियर in a material to the applied electric field across the material. आप एक बार फिर से सुन लें। मोबिलिटी जिसको हम म्यू लिखते हैं is defined as the ratio of drift velocity of the charge carrier in a material to the electric field applied across the material. अब हमने ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फार्मूला ये भी पढ़ा है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज इक्वल टू ई एम इंटू टॉ। ये जो E है वो चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन है, कैपिटल E इलेक्ट्रिक फील्ड है, M जो है वो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है और टॉ जो है वो रिलैक्सेशन टाइम है। रिलैक्सेशन टाइम होता है जब फ्री चार्ज मूव करता है, एक कोलिजन होता है उसका आयन के साथ, फिर से उसकी स्पीड बढ़ती है, फिर दोबारा कोलाइड करता है। अब ये जो दो कोलिजन के बीच में जो टाइम है जिसमें फ्री चार्ज जो है उसकी स्पीड बढ़ती है इलेक्ट्रिक फील्ड के इफेक्ट्स की वजह से, उस बीच के टाइम को रिलैक्सेशन टाइम कहते हैं। तो हम यहाँ पे Vd की वैल्यू हमें डाल सकते हैं। सो म्यू इज इक्वल टू ई अपॉन एम इंटू टॉ अपॉन ई। तो दिस इज म्यू इज इक्वल टू ई टॉ, एम नीचे आ गया इंटू ई से ई कट गया, तो म्यू इज इक्वल टू ई टॉ अपॉन एम। ये फार्मूला है मोबिलिटी का। अब यहां से क्या पता चल रहा है आपको कि जो मोबिलिटी है वो मास, चार्ज कैरियर के मास के ऊपर कैसे डिपेंड करती है। मोबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास ऑफ द चार्ज कैरियर। इससे क्या पता चलेगा हमें, मोबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू mass of charge carrier। मतलब यदि मास ज्यादा है तो मोबिलिटी क्या होगी, कम होगी। यदि मास कम होगा तो मोबिलिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। मैं यदि आपको दो चार्ज कैरियर दूं, एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन। अब आपको मालूम है प्रोटॉन का जो मास है वो इलेक्ट्रॉन के मास से 1836 गुना ज्यादा है। 1836 टाइम्स हैवियर होता है ये प्रोटॉन। तो प्रोटॉन का मास ज्यादा है, इसलिए प्रोटॉन की मोबिलिटी इलेक्ट्रॉन के मुकाबले में क्या होगी, कम होगी। क्यों? क्योंकि प्रोटॉन का मास ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन का मास कम है, तो इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। ओके, इसी तरह से हम एक और रिलेशन निकालेंगे। हम ओम्स लॉ को निकाल सकते हैं। जैसे हमने ओम्स लॉ पढ़ा है उसको हम निकाल सकते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी के फार्मूले से। डिडक्शन ऑफ ओम्स लॉ फ्रॉम ड्रिफ्ट वेलोसिटी Vd। ये कुछ ऐसे फार्मूले हैं जिनसे हम कंसेप्ट को अंडरस्टैंड करते हैं। जैसे अभी हमने पीछे मोबिलिटी का कंसेप्ट से अंडरस्टैंड किया कि वो चार्ज कैरियर जिनका भार ज्यादा है, जिनका मास ज्यादा है, उनकी मोबिलिटी कम होगी, और जिनका मास कम है उनकी मोबिलिटी ज्यादा होगी। तो ये अंडरस्टैंड करने के लिए कंसेप्ट है। इससे भी हम एक कंसेप्ट अंडरस्टैंड करेंगे, तो आप इसको देख सकते हैं। वी नो I इज इक्वल टू एन ई ए वी डी। यहां ये n क्या चीज है, n होता है नंबर ऑफ फ्री चार्जेस या नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। एक यूनिट वॉल्यूम में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। E क्या है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। A क्या चीज है, एरिया ऑफ द कंडक्टर। Vd क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अभी हमने ये भी पढ़ा है आल्सो, Vd इज इक्वल टू ई अपॉन m इंटू टॉ। ये भी हमने पढ़ा है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं,
which can also be written as E M tau। मैं E को लिख सकता हूं, हमने E पढ़ा है देखो पहले, पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय डिस्टेंस, E इज इक्वल टू B अपॉन D। अब कंडक्टर के जो कंडक्टर हमने लिया है, ये कंडक्टर है, इसकी लेंथ यहां और यहां के बीच का जो डिस्टेंस है वो D नहीं, हम उसको L कहते हैं। यहां पे हमने ये भी पढ़ा है E इज इक्वल टू B अपॉन L, ये भी हमने पढ़ा है। तो हम E की जगह क्या लिख सकते हैं, V अपॉन L। तो यहां पे हम लिखेंगे बिकॉज ये हमने E की जगह V अपॉन L कैसे लिख दिया, V क्या चीज है, V है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, V इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। यहाँ पे हेयर V इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, वेलोसिटी से नहीं इसको कंफ्यूज करना है, वेलोसिटी को हम स्मॉल v लिखते हैं, ये कैपिटल V है, पोटेंशियल। देयरफॉर I इज इक्वल टू, अब हम VD का फार्मूला यहां लिखेंगे, क्या बन गया, N E A। VD की जगह ये लिखेंगे, क्या बनता है ये, E टॉ कैपिटल V अपॉन M L, राइट। और I इज इक्वल टू N, E यहां पर भी है, E यहां पर भी है, तो क्या बन गया, E स्क्वेयर, राइट। आगे A, आगे क्या रह गया, टॉ अपॉन, नीचे क्या रह गया, M L, और इधर V इंटू V, करेक्ट। फिर से देख लीजिए, मैंने वही शब्द लिखे हैं। और I इज इक्वल टू N E स्क्वेयर टॉ अपॉन M, मैंने ये पहले लिख दिया, A और L यहां लिख दिया, इंटू A अपॉन L इंटू V, राइट। अब आपने पढ़ा हुआ है, इस V को यहां ले आइए और I अपॉन V इज इक्वल टू N E स्क्वेयर टॉ अपॉन M A अपॉन L, राइट। इसको उल्टा कर दो, अपोजिट, उल्टा, V अपॉन I इज इक्वल टू, तो ये भी उल्टा हो जाएगा, M अपॉन N E स्क्वेयर, आगे टॉ, आगे L अपॉन A, राइट। इस B अपॉन I को क्या कहते हैं हम, इसको R कहते हैं, R इज इक्वल टू M अपॉन N E स्क्वेयर टॉ L अपॉन A। ये हमारे पास फार्मूला आ गया रेजिस्टेंस के लिए। हमने ये भी पढ़ा है आल्सो, R इज इक्वल टू रो L अपॉन A, ये भी हमने पढ़ा हुआ है। इन दोनों फार्मूले को यदि आप कंपैरिजन करें, कंपेयर करें, इन दोनों को कंपेयर करें, तो आपको क्या पता चलता है, यहाँ R यहाँ पर भी है, यहाँ L है, यहाँ A है, L है, A है, तो ये रो किसके बराबर हो गया, देयरफॉर रो इज इक्वल टू M अपॉन N E स्क्वेयर इंटू टॉ, इंटू टॉ, M अपॉन N E स्क्वेयर इंटू टॉ। ये रेजिस्टिविटी का फार्मूला आ गया। तो रेजिस्टिविटी रिलैक्सेशन टाइम के ऊपर कैसे डिपेंड करती है, इनवर्सली। मास के ऊपर कैसे डिपेंड करती है, डायरेक्टली। ऐसा चार्ज कैरियर जिसका मास ज्यादा होगा उसके लिए रेजिस्टिविटी ज्यादा होगी। तो इन फार्मूले का, इस फार्मूले का हम यूज करते हैं, इस फार्मूले को हम कंसेप्चुअल प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए इसको हम यूज करते हैं। और ऐसे ही हमने जो इससे पहले हमने मोबिलिटी का फार्मूला आपको बताया, उसका भी हम यूज करते हैं। इसके बाद जो हम नेक्स्ट आर्टिकल स्टडी करने वाले हैं वो कलर कोड ऑफ रजिस्टर, उसको हम स्टडी करने वाले हैं।
Very interesting, very interesting question now we are going to discuss. और उस क्वेश्चन का नाम है कलर कोड ऑफ रजिस्टर्स. कलर कोड ऑफ रजिस्टर्स. रजिस्टर्स को हम रेजिस्टेंस कहते हैं. अब ये जो रेजिस्टेंस होते हैं ये वायर के भी होते हैं और कार्बन के भी बने होते हैं. उन कार्बन के जो रजिस्टर्स होते हैं उनके ऊपर कलर कोड लगाए होते हैं ताकि हम ये पता लगा सकें कि उस रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है. तो जो कलर कोड जो कार्बन रजिस्टर होते हैं वो एक सिलेंडर की तरह होते हैं. ऐसे दे आर लाइक सिलेंडर्स. ऐसे वायर निकली होती है उनसे. इस सिलेंडर के ऊपर 4 रिंग लगे होते हैं. पहला रिंग, इसको पहला बैंड कह दिया हमने B1. दूसरा बैंड, कलर बैंड बोलते हैं इनको. दूसरा बैंड उसको B2. तीसरा बैंड B3. चौथा बैंड B4. 4 बैंड लगे होते हैं. इन बैंड का क्या मीनिंग होता है कि जो पहला बैंड है B1 वो रेजिस्टेंस का पहला डिजिट बताता है. B1 जो है वो फर्स्ट डिजिट, पहला डिजिट. B2 सेकेंड डिजिट. B3 थर्ड डिजिट. सॉरी B3, हम इसको अभी बताते हैं. एक सेकेंड होल्ड करिए जरा. B3 बताएगा नंबर ऑफ जीरोस. नंबर ऑफ जीरो, कितनी जीरो लगेंगी सेकंड डिजिट के बाद. और B4 जो चौथा बैंड है उसका कलर बताएगा टॉलरेंस या एरर. कितना परसेंटेज एरर है, परसेंटेज ऑफ एरर. टॉलरेंस या परसेंटेज ऑफ एरर बताएगा जो चौथा है. मैं फिर से बता रहा हूं कि आपके पास जो कलर कोडेड रजिस्टर है, रेजिस्टेंस है, उसका रेजिस्टेंस यदि आपने पता करना हो तो आप उसके कोड से पता लगा सकते हैं. पहला बैंड पहले डिजिट का वैल्यू बताएगा. दूसरा बैंड दूसरे डिजिट की वैल्यू बताएगा. तीसरा बैंड कितनी जीरो लगेंगे दूसरे डिजिट के बाद उसको बताएगा. और चौथा बैंड कितना एरर हो सकता है रेजिस्टेंस को की वैल्यू के अंदर, उसके बारे में बताएगा. तो हमने वैल्यूज दिए हैं डिफरेंट कलर्स. जैसे हमारे पास 9 कलर्स हैं, उनकी वैल्यू दी रखी है हमारे पास. कौन कौन से वो वैल्यूज हैं उनको आपने अंडरस्टैंड करना है. पहला कलर है आपके पास, हम इसको फार्मूले को लिखते हैं ऐसे B रॉय. ऐसे याद रखना अपने. B रॉय ऑफ, ये स्मॉल है, ये इसको नहीं हम पढ़ते. ऑफ ग्रेट, GREAT ग्रेट. ब्रिटेन, हैज. ए गुड, कैपिटल G. गुड वाइफ. मैंने जो वर्ड कैपिटल में लिखे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9,
ये हमने वर्ड लिखे हैं कैपिटल में, इनकी वैल्यू से आप कैलकुलेट कर सकते हैं किसी भी कलर की, किसी भी कार्बन रजिस्टर की वैल्यू को आप कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे कैलकुलेट करेंगे? B.B. Roy of Great Britain has a very good wife also, has a very, हमारे पास 10 डिजिट्स होने चाहिए। इसके लिए जो वैल्यू है, पहला बी, इसके लिए वैल्यू 0। पहला बी जो है वो ब्लैक है, पहला बी ब्लैक। दूसरा ब्राउन, ब्राउन के लिए वैल्यू 1। आर के लिए वैल्यू 2। आर कलर कौन सा होगा? आर से कौन सा कलर होता है? रेड। रेड के लिए वैल्यू 2। ऑरेंज के लिए, ओ से ऑरेंज, इसके लिए 3 ऑरेंज। वाई से कौन सा कलर होता है? येलो, इसके लिए वैल्यू 4। वाई से येलो। जी से ग्रीन, इसके लिए वैल्यू 5। ब्रिटेन, एक और बी वर्ड आया, ब्रिटेन से कौन सा कलर रह गया? एक ब्लू, इसके लिए वैल्यू 6। हैज अ वेरी, वेरी से 7, कौन सा कलर? वॉयलेट। गुड, दोबारा एक कलर आया जी से, ग्रे, 8। डब्ल्यू से 9, व्हाइट। ये 9 कलर हो गया। इसके बाद एक और आता है, बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज ए वेरी गुड वाइफ एंड वियर गोल्डन, मैंने गोल्डन का जी बड़ा लिखा है, गोल्डन। सिल्वर का भी एस बड़ा लिखा है, सिल्वर नेकलेस। नेकलेस का एन बड़ा, नेकलेस। अब यहां पे देखिए अगला कलर गोल्डन। गोल्डन के लिए +5%, सिल्वर के लिए ±10%, एरर 10%, और नेकलेस मीन्स नो कलर, इसके लिए ±20%। आप एक टेबल बना सकते हैं। ब्राउन 0, ब्लैक 1, रेड 2, ऑरेंज 3, येलो 4, ग्रीन 5, ब्लू 6, वायलेट 7, ग्रे 8, व्हाइट 9, गोल्डन ±5%, सिल्वर +-10%, और नो कलर +-20%। यदि चौथा रिंग ना हो, चौथा बैंड ना हो तो नो कलर। तो इस मेथड से हम किसी भी रेजिस्टेंस की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हम एक उदाहरण ले लेते हैं, एक एग्जांपल ले लेते हैं और उसका हम रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं। हमने ले लिया, एक बना दिया हमने, ये कार्बन रजिस्टर बना दिया हमने एक। मैंने ले लिया इधर पहला वाई येलो, दूसरा ग्रीन, तीसरा ले लिया मैंने रेड, और चौथा ले लिया मैंने सिल्वर। ये 4 हमारे पास रिंग है। बताओ इसका रेजिस्टेंस कितना होगा? अब कैसे कैलकुलेट करते हैं? इसी मेथड का इस्तेमाल करते हैं।
तो रेजिस्टेंस इज इक्वल टू आर इज इक्वल टू, पहला रिंग देखो येलो, येलो के लिए कितना अंक है, येलो के लिए अंक है 4। आगे दूसरा रिंग कौन सा है, ग्रीन, ग्रीन के लिए कितना अंक है 5, पहला डिजिट दूसरा, पहला बैंड पहला डिजिट बताएगा, दूसरा बैंड दूसरा डिजिट बताएगा, तीसरा डिजिट तीसरा बैंड रेड, रेड बताएगा कितनी जीरो लगेगी, रेड के लिए कितना अंक है 2, तो 2 जीरो लगेगी इसमें, 2 जीरो। ठीक, चौथा सिल्वर, सिल्वर कितना बताता है हमारे पास, +-10%, +-10%, ये रेजिस्टेंस होगा इसका। तो ये ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आता है बहुत बार कि आपके पास एक बैंड दिया होगा, उसका आपने रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है। इसके ऊपर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा और आपने उनको सॉल्व करने की कोशिश करनी है। तो इसको अच्छी तरह से, इस फार्मूले को अच्छी तरह से याद रखना है। बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज ए वेरी गुड वाइफ एंड वियर गोल्डन सिल्वर necklace. Okay, thank you very much.